All right, let's start the class. Assalamu alaikum everyone and let's formally begin with the class. Objective inshallah algebra का fourth part of algebra. Algebra में there are four things specified in the syllabus and we are on the fourth thing now and that is partial fractions. Partial fractions बहुत important है. ये with binomial भी आता है, मतलब पहला part partial, दूसरा part binomial, और ये with integration भी आता है, मतलब पहला part partial, दूसरा part integration. तो पार्शियल विद इंटीग्रेशन वाले सवालात मैंने डाले हुए हैं इंटीग्रेशन में, जो कि हम काफ़ी अर्से बात करेंगे, और पार्शियल विद बाइनोमियल जो है वो यहाँ आपको सवालात मिलेंगे, और ये सवालात होते हैं 10 मार्क्स के, मतलब 5 मार्क्स पार्शियल होता है, 5 मार्क्स बाइनोमियल होता है, या 5 मार्क्स पार्शियल होता है और बाकी 5 इंटीग्रेशन होता है। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है 10 मार्क्स का। 75 मार्क का P3 का पेपर है, उसमें से अगर 10 नंबर इसके हैं तो इसके वेटेज अपनी जगह है। तो हम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस के मुख्तलिफ केसेस का जिक्र करना शुरू कर देते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से क्या मुराद है, और उस पर हम बात करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हेडिंग मैंने डाली हुई है कि देयर आर 3 केसेस फॉर एक्सप्रेसिंग रैशनल फंक्शंस इन पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस होंगे और उसे हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में करना होगा, सही है। और वो क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहे हैं, वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो वो रैशनल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में फंक्शंस इन्वॉल्व है। So this is one fraction in which there is one numerator and a denominator which is a product of two linear factors. पहले तो ये समझ लें कि जो मैं 3 केसेस की बात करूंगा ना, वो 3 केसेस डिनोमिनेटर को फोकस करेंगे। केस की आइडेंटिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केस दैट वी आर गोइंग टू डील, वी आर गोइंग टू लुक एट द डिनोमिनेटर। केस नंबर 1 कहता है कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स अगर होंगे तो फिर कैसे स्प्लिटिंग होगी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, दिस इज वन फ्रैक्शन which involves functions in the numerator and denominator both. So we are calling it rational functions, and rational functions को we are expressing in partial fractions का मतलब है कि ये एक फ्रैक्शन है, इसको हम मल्टीपल फ्रैक्शंस में स्प्लिट करेंगे। So this is known as splitting into partial fractions. Splitting into partial fractions. अच्छा, स्प्लिट करने के लिए हमारे पास है 3 केसेस। तो हमें सर केस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, तो याद रखिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केस लुक एट द डिनोमिनेटर। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केस लुक एट द डिनोमिनेटर। केस नंबर 1 कह रहा है कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर, एज वी कैन सी ओवर हियर, 2x plus 1 is a linear factor, x plus 2 is a linear factor. So we have linear factors, we have linear factors in denominator. जब linear factors in denominator होंगे तो हम एक कांस्टेंट, एक फ्रैक्शन लेंगे, उसमें पहला लीनियर फैक्टर लेंगे, और दूसरा जो फ्रैक्शन लेंगे उसमें हम दूसरा लीनियर फैक्टर लेंगे। तो हाउ आर वी गोइंग टू स्प्लिट देम, ये समझ लें पहले। What we are going to do, we are going to do like this: 2x plus 7 upon 2x plus 1, x plus 2 is identical to, पहले तो ये समझ लेंगे आइडेंटिटी बनेगी। अच्छा, अब इक्वल टू भी लिख देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी है, तो इससे आइडेंटिटी का साइन बनाए। दिस वन rational fraction, this one fraction is now to be splitted into partial fractions. So what we are going to do, we are going to involve a constant a upon first linear factor plus b upon second linear factor. अच्छा, लीनियर फैक्टर्स 3 होते, जैसे x plus 1 भी होता है एक नीचे, फिर हम कर देते प्लस c अपॉन x plus 1। एक और लीनियर फैक्टर होता है x minus 1, तो हम कर देते प्लस d अपॉन x minus 1। केस नंबर 1 कह रहा है डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स, जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे
उतने कांस्टेंट्स इन्वॉल्व कर लेंगे, हर लीनियर फैक्टर को एक कांस्टेंट के नीचे ले लेंगे, उतने फ्रैक्शंस बन जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगे। तो दो लीनियर डिनोमिनेटर्स, दो लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो दो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे, तीन होंगे तो तीन बनेंगे, और चार होंगे तो चार पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट होगा वो फ्रैक्शन जो गिवन है। ये हो गया पहला स्टेप, स्प्लिटिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब स्प्लिटिंग, हकीकत में ये स्प्लिटिंग तब होगी जब मेरे पास वैल्यू ऑफ ए और बी आ जाए। तो ए और बी की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वो कैसे निकालें? तो सबसे पहले एक्सप्रेस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस करना था, तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस किया, बट असल एक्सप्रेसिंग तब होगी जब ए और बी की वैल्यू आ जाए। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए टू मेथड्स टू डिटरमिन द अननोन कांस्टेंट्स। कितने मेथड्स हैं भाई? टू मेथड्स टू डिटरमिन द अननोन कांस्टेंट्स। मेथड नंबर 1, सब्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ एक्स। मेथड 2, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। अब मैं शुरू में आपको दोनों मेथड से करवा दूंगा ताकि आपको दोनों का जायका मिल जाए, आपको पता चल जाए कि कैसे करते हैं। लेकिन पहले मैं इन मेथड्स को अप्लाई करने से पहले ये बता दूं कि अभी इस पॉइंट पे आप मेथड नहीं लगा सकते, अभी मजीद आपने कुछ करना है। मजीद क्या करना है? तो ये सुन लें, मजीद आपने ये करना है कि आप या तो ज्यादा बेहतर, पहले बता देता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है, वैसे ज्यादा बेहतर यही होता है, लेकिन ये भी कर सकते हैं कि आप राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने के बाद आप जो है डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर दें। लेकिन वो एक स्टेप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ज्यादा बेहतर पता है क्या है? ये समझ लें कि ये वाली चीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ए से भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और बी से भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो अब सोचें, जब ये पूरी चीज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ए से, तो 2x+1 2x+1 कट जाएगा, तो ए के साथ क्या बच जाएगा? x+2। और जब ये पूरी चीज जो है ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, तो फिर x+2 कट जाएंगे, बचेगा 2x+1। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2x+7 इज आइडेंटिकल टू a टाइम्स 2x+1 तो कट गया, a टाइम्स x+2 प्लस b टाइम्स 2x+1 2x+1। अच्छा, ये साइज जो है थिकनेस इन दोनों की बराबर हुई है। अच्छा ओके, मैं थोड़ा सा इसको मोटा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। दिस इज 2x+1, ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। सही है जी, सही जी। वापस आ जाते हैं इसमें। अब देखें अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप ये होगा कि आप कहेंगे 2x+7। अच्छा अब देखिए ये स्टेप हो गया। अब अगर आप एलसीएम लेते तो पहले आप एलसीएम लेते, फिर आपको काटना पड़ता, वो एक स्टेप आपका इजाफी हो जाता, फिर आपके पास ये चीज बचती। तो डायरेक्ट मैंने लिख दी। तो ज्यादा बेहतर क्या हो गया कि आप इस वाली चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ, और डिनोमिनेटर्स को कैंसिल करके जो बचेगा वो आपके पास बन गया। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई है। पॉलिनोमियल्स ने हमें सिखाया कि अगर एक आइडेंटिटी होगी तो हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस में एक और बड़ा प्यारा मेथड जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है सब्स्टिट्यूटिंग एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ एक्स, या कह लें सुटेबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एक्स की ऐसी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा जिससे कि एक कांस्टेंट पूरा गायब हो जाए। तो अब मैं जैसे लेट सपोज मैं कहूंगा कि भाई एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिससे ए गायब हो जाए तो बी आ जाए। तो मैं कहता हूं लेट या सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल्स टू -2। अच्छा ये निकाली कैसे, ये भी सोच ले। मैं चाहता हूं कि मैं x+2 को 0 के बराबर कर दूं, ताकि 0 a से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी चीज 0 हो जाए। तो मैं कैसे करूंगा ये? तो मैंने कहा यार मैं चलो लिख लेता हूँ, आई वॉन्ट x+2 टू बी इक्वल्स टू 0। So for that I need to substitute x equals to -2 in this identity, throughout the identity। और मैंने ये बात भी बताई थी पॉलिनोमियल्स में, an identity is true for all values of the variable। कोई भी वेरिएबल डालेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर ही होनी है।
क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो क्योंकि ये आइडेंटिटी है, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डाल देंगे, लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड से बराबर होगा। तो मैं वो वैल्यूज डालूंगा जो मेरे लिए सुटेबल है, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जिससे एक कांस्टेंट को हलास, एक कांस्टेंट को उड़ा देंगे ताकि दूसरा कांस्टेंट बच जाए और एक उसकी आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग अप्रोप्रिएट वैल्यूज जो है ना, बड़ा इफेक्टिव होता है। और कंपेयरिंग जो है बाज़ औक़ात बहुत लंबा होता है, बाज़ औक़ात कंपेयरिंग से कुछ कांस्टेंट बड़े आसानी से निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने नोट में ये भी लिखा हुआ है, इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स कैन बी यूज्ड। ये बात भी मैंने लिख दी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना ज्यादा फेवरेबल होता है, तो दोनों मेथड्स का आना जरूरी है। अब देखें मैं क्या करता हूँ, एक्स नेगेटिव टू जब डाला ना, तो 2 टाइम्स डायरेक्ट डाल दें। टू यहाँ नेगेटिव टू, 2 टाइम्स नेगेटिव टू इज -4, -4 + 7 इज 3। ये हो गया 3। 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 0। तो -2 + 2 0 हो जाएगा। उसको 0 करने की वजह से तो मैंने -2 वैल्यू ली है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर प्लस b टाइम्स 2 टाइम्स -2 इज -4, -4 + 1 इज -3। -3b इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू -1। b आ गया -1। सही है। तो ये मैंने x इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, अब आगे आ जाए, आप क्या करें। अब मैं चाहता हूं कि मैं 2x + 1 को 0 कर दूं, तो मैं ये कर देता हूं। इफ आई वांट कि 2x + 1 0 हो जाए, तो 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0 के लिए x हैज टू बी इक्वल्स टू -1/2। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स -1/2। अब डालें, आप इस आइडेंटिटी में डालें, ये आपकी मेन आइडेंटिटी है। x -1/2 डालें। 2 टाइम्स -1/2 इज -1, -1 + 7 इज 6। 6 इक्वल्स, यहाँ डालें -1/2 को, -1/2 + 2 इज 3/2, 1.5, 1.5a। और वहां पर जो है वो 0 हो जाएगा। 1.5 टाइम्स a is 6, a is 6/1.5 which is 4। a की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू आ गई। अब आप कह सकते हैं अच्छा पार्शियल फ्रैक्शंस देना जरूरी है, तो पार्शियल फ्रैक्शंस आर एज फॉलोज। क्या है भाई पार्शियल फ्रैक्शंस? a/2x + 1, a आ गया। 4/2x + 1, b आ गया -1, तो -1/x + 2। These are the partial fractions that we have obtained using method number 1, and that is use of appropriate substitution। ये आपका यहां तक तो कांस्टेंट था, यहां तक तो करना ही करना था, यहां से मेथड का चक्कर शुरू हुआ। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 है। यहां पर मैं आपको मेथड नंबर 2 करके बता देता हूँ। यहाँ मेथड 2 कर देते हैं। पहले मुझे बताएं कि क्या मेथड नंबर 1 हमें समझ आ गया है और केस नंबर 1 समझ आ गया है कि लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर होंगे, तो हर लीनियर फैक्टर के साथ एक कांस्टेंट लेंगे और उतने पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगे। फिर हम डिनोमिनेटर को वहां मल्टीप्लाई करवा के एक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेंगे। उस आइडेंटिटी को हम कंपेयरिंग से भी डील कर सकते हैं और हम सब्स्टिट्यूटिंग अप्रोप्रिएट वैल्यू से भी कर सकते हैं। कंपेयरिंग से कैसे करेंगे यह बताने जा रहा हूं। यहां तक एक्नॉलेजमेंट दे दें कि क्या यहां तक सब्स्टिट्यूटिंग अप्रोप्रिएट वैल्यूज तक हम सबको समझ आ गए? चले, अब अगर मैं यहाँ से मेथड 2 फॉलो करता तो मैं क्या करता, मैं कंपेयरिंग कर लेता। तो कंपेयरिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, 2x + 7 इज आइडेंटिकल टू, अच्छा देखें यहाँ तो सब्स्टिट्यूटिंग अप्रोप्रिएट वैल्यू से बहुत आसानी से काम हो गया ना। जब एक दो से ज्यादा कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, तो फिर हमेशा इतना आसान नहीं होता, फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सब्स्टिट्यूटिंग करके
एक दो कॉन्स्टेंट्स तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे 4 कॉन्स्टेंट्स थे, 2 तो आ गए, बाकी 2 के लिए पता है क्या होगा, जो इक्वेशंस बनेंगे उसमें दोनों कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। मतलब सारी वैल्यूज ऐसी नहीं होती जिसमें सब कुछ गायब हो जाए। जैसे ए बी सी डी है तो चले ए निकालने के लिए बी सी डी गायब हो गए, बी निकालने के लिए ए सी डी गायब हो गए, बट जब सी और डी निकालने की बारी आई तो ए और बी तो गायब हो गए, लेकिन सी और डी दोनों बरकरार रह गए। तो फिर दो इक्वेशंस बनेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्विंग करेंगे और साइमल्टेनियस सॉल्विंग करने के बाद आप सी और डी निकाल लेंगे। तो उसमें मेहनत आपकी बढ़ सकती है, उसका एक्सपोजर जब बढ़ेगा, जब सवालात में आप डूबेंगे और करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शंस का सीखना भी जरूरी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा इफेक्टिव हो जाता है बाजों का, तो वो चीज समझना भी जरूरी। 2x plus 7 is identical to 2x plus 7 is identical to ax। अच्छा देखिए, मैं इस तरह से सीक्वेंस कर लेता हूँ, ax यहाँ से आएगा, 2bx यहाँ से आएगा, ax plus 2bx कर देता हूँ मैं, सीक्वेंसिंग कर दे, एक स्टेप बचा रहा हूँ। यहाँ से 2a आएगा और यहाँ से b आएगा प्लस b, तो प्लस 2a प्लस b। अब अगर आप कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर x, तो राइट साइड पर x के कोएफिशिएंट्स क्या है भाई, a है और प्लस 2b है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। और x पावर 0 को कंपेयर कर लें, तो x पावर 0 में क्या है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। ये दो इक्वेशंस बन गए। अब इसको आप या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लें। तो मुझे यहाँ एलिमिनेशन क्विक लग रहा है, a प्लस 2b इक्वल्स टू 2a और यहाँ 2a है, इफ आई डिसाइड टू एलिमिनेट a, देन यहाँ प्लस 2a तो यहाँ माइनस 2a करना पड़ेगा, ताकि 2a टू माइनस 2a प्लस 2a कट जाए। तो उसके लिए आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस इंटायर इक्वेशन बाय -2। इफ आई डू दैट, इफ आई डू दैट आई विल क्विकली गेट द वैल्यू। ये हो जाएगा -2a माइनस 4b equals to 2, and over here it's 2a plus b equals to 7। ऐड कर लें हम इनको तो -2a plus 2a खत्म हो गया, ये हो गया -3b is equals to 2 plus 7 9, and b equals to, एक मिनट यहाँ कुछ गलती हो गई लगता है, -3b is equals to 2 plus 7 9। अच्छा 2 को तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं ना, हाँ 2 को तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं ना, 2 को तो मल्टीप्लाई करूंगा ना, -4 हो जाएगा ना भाई, सही है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 7 इज 3, और जब -3b इक्वल्स टू 3 है तो b यहाँ से आ गया आपका -1। b -1 आने के बाद आपके पास दो इक्वेशंस थे, किसी एक में डाल दें तो आपके पास a आ जाएगा। b -1 है, b -1 को आप यहाँ रख दें तो -2 में जाके +2, 2 + 2 इज 4, a का आंसर आ जाएगा 4, b इज -1, a इज 4। तो ये कंपेयरिंग से आपके पास आ गया, b -1, a इज 4। और उसके बाद जब a और b की वैल्यूज आपके पास आ गई, तो आपने फिर पार्शियल फ्रैक्शंस लिख दिए जो कि लिखने ही लिखने थे। अल्टीमेट आंसर आपका यही बनना है। तो ये मेथड नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग एप्रोप्रिएट वैल्यूज। मेथड नंबर 2, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। क्योंकि ये छोटा सवाल था, इसमें सिर्फ दो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व थे और सबसे बेसिक केस है केस नंबर 1, लिहाजा यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करने की सेंस समझ में नहीं आती, लेकिन आगे ऐसा होगा कि कॉम्बिनेशन दोनों की जरूरत पड़ सकती है, और आप खुद देखेंगे कि दोनों के कॉम्बिनेशन से काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आपको वक्त के साथ इंशाल्लाह इस चीज की रियलाइजेशन हो जाएगी। तो मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ आ रही है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क टिल हियर, और इज एवरीथिंग क्लियर? अगर सब क्लियर है तो एक्नॉलेजमेंट दे दें। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दोनों केसेस, सॉरी केस नंबर 1 विद बोथ द मेथड्स समझा दिए। यहाँ तक कॉपी भी कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो 1-2 मिनट लेके कॉपी कर लें, कॉपी भी कर लिया तो बता दें इज इट कॉपीड और आर यू कॉपिंग, साथ साथ कर लें क्योंकि नोट्स तो प्रिंटेड है आपके पास।
ओके 1 मिनट दे देता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लें, मुझे बता दें फिर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी हो गया। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। केस नंबर 1 क्या था? केस नंबर 1 क्या था? लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, रिपीटेड लीनियर नहीं था। जबकि यहाँ क्या है? 3x+2 इज द लीनियर फैक्टर, x+1 is a linear factor but it is repeated because x+1 is twice, so it's written x+1 whole square. x+1 is a repeated linear factor. तो सर इसमें क्या हो गया? x+1 दो दफा है तो दो लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे, इसमें क्या मसला है? लीनियर फैक्टर्स अगर x+1 है, x+1 अगर दो दफा है तो हम दो कॉन्स्टेंट ले लेंगे, दोनों के साथ x, दोनों के नीचे x+1 ले लेंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, तो समझ लें कि ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है सर, बता देना, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? बता रहा हूँ ना यार, थोड़ा इंतजार तो करो, कि जल्दी भी क्या है। 5x+3 डिवाइडेड बाय 3x+2 x+1 होल स्क्वायर। तो अब इसको हम स्प्लिट करने जा रहे हैं आइडेंटिटी को, तो ये हो जाएगा a/3x+2। भाई पहले लीनियर फैक्टर के साथ हमने, पहले कांस्टेंट के नीचे हमने पहला लीनियर फैक्टर ले लिया, प्लस अब x+1 होल स्क्वायर दो दफा है ना, x+1 दो दफा है ना, तो सिर्फ एक x+1 पहले b के नीचे लेंगे, b/x+1। अच्छा फिर जहन में आता है कि c के नीचे भी x+1 ही ले लेंगे, नहीं, c के नीचे x+1 का स्क्वायर लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा ट्रेंड समझाता हूँ। अगर लेट सपोज यहाँ पर क्यूब होता तो 3x+2 की वजह से एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होना था, x+1 होल क्यूब की वजह से तीन कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होने थे। जहन में ये आता कि b के साथ भी x+1, c के साथ भी x+1, d के साथ भी x+1, बट ऐसा नहीं करना। b के नीचे x+1, c के नीचे x+1 का स्क्वायर और d के नीचे x+1 का क्यूब, मतलब एक एक करके पावर बढ़ाएंगे, पावर 1, पावर 2, पावर 3। यहाँ पावर 3 के बजाय पावर 4 हो जाता, सही है? तो x+1 पावर 4 का मतलब चार कॉन्स्टेंट्स आएंगे इसकी वजह से, लेकिन सबके नीचे x+1 नहीं होगा। x+1 की पावर 1 एक दफा, x+1 की पावर 2, d के नीचे x+1 की पावर 3 और e के नीचे x+1 की पावर 4। तो 1 2 3 4, x+1 की पावर 4 की वजह से चार कॉन्स्टेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती और 1/1 पावर बढ़ती चली जाती, x+1 से x+1 का स्क्वायर फिर x+1 का क्यूब फिर x+1 पावर 4। So this is how the case of repeated linear factors is different from normal linear factors in denominator. अगर अगर ये वैसे ही होता तो फिर इसको मैं केस नंबर 1 ही ना मान लेता,
लेकिन नहीं, केस 1 नहीं है, केस 2 है। इसमें डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ थ्री एक्स प्लस टू के साथ एक कांस्टेंट ले लिया, एक्स प्लस वन एक दफा, एक्स प्लस वन की पावर 2 दूसरी दफा, तो क्यूब होता तो डी अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब तक पहुंचा देते, एंड ई तक भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद ये पहला स्टेप होता है उसके, और ये आपके टॉपिकल, यही वाला केस आपके टॉपिकल पास सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 भी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, तो मैं आपको वो हाथों हाथ पॉसिबल होता है तो करवा भी देता हूँ। तो यहाँ से आपने पहले, बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि 5x प्लस 3 ये हो गया। यहाँ अब आपकी जो है आइडेंटिटी का साइन अपनी जगह रहेगा। यहाँ जो a है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैंने बताया था ये पूरी चीज क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ये a के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, फिर ये b के साथ भी होगी और ये c के साथ भी होगी। तो जब a के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x+2 कटेगा, x+1 का स्क्वायर बच जाएगा। x+1 यहाँ था, x+1 कटेगा तो 3x+2 x+1 दोनों बचेगा b के साथ, और c के साथ ये पूरा कट जाएगा, तो c के साथ सिर्फ 3x+2 बचेगा। तो मैं ये लिख रहा हूँ, a के साथ बचेगा x+1 का स्क्वायर, b के साथ बचेगा 3x+2 भी बचेगा, और एक x+1 भी बच जाएगा, और c के साथ जो बचेगा वो होगा 3x+2। ये आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर वाला केस हो गया। सही है जी। अच्छा, अब इस स्प्लिटिंग के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ईदर यूज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स और यूज अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, और यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दोनों चीजें जो हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पास पेपर्स के पार्शियल फ्रैक्शंस के पास पेपर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दूं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ भी है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। सब देखें, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। देखिए यहाँ मैं आपको जो करवा रहा था, 3x+2 और x+1 का स्क्वायर है, और वहां अगर आप सवाल में आ जाओ तो x+1 का होल स्क्वायर पहले है, 3x+2 बाद में। तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x+2 पहले ले लो, x+1 होल स्क्वायर बाद में ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ 5x+3 के नीचे x+1 होल स्क्वायर पहले था, तो मैंने x+1 होल स्क्वायर का फैसला पहले कर लिया, a/x+1 प्लस b/x+1 का स्क्वायर प्लस c/3x+2। और यहाँ यही चीज लिखी हुई थी, ऑर्डर डिफरेंट हुआ था। तो पहले मैंने a के नीचे 3x+2 ले लिया, b के नीचे x+1, c के नीचे x+1 का स्क्वायर। तो सर यहाँ से जो abc लिए गए हैं वो abc की वैल्यूज, और यहाँ से abc की वैल्यूज में तो फर्क आएगा। जी बिल्कुल फर्क आएगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू ऑल टुगेदर वैल्यू सारी, मतलब जो a की वैल्यू यहाँ से आ रही है वो वहां से a की वैल्यू से डिफर करेगी, लेकिन अल्टीमेटली पार्शियल फ्रैक्शंस तो वही बनेंगे ना। तो इट डज नॉट मैटर, किसी भी ऑर्डर में स्प्लिटिंग करें कोई मसला नहीं है। तो सवाल पास पेपर का, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि आज हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम पार्ट 1 को डील करना सीखेंगे। बायनोमियल ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, हम समझ चुके हैं। जब पार्शियल फ्रैक्शंस के सारे केसेस हो जाएंगे, हम पार्ट नंबर 1 को डील करना सीख जाएंगे, तो फिर पार्शियल के बाद बायनोमियल कैसे यूज होता है उसके सर्टेन स्टेप्स हैं जिसको मैं आपको सिखाऊंगा, फिर ये आप पार्ट 2 सही मानों में करने की पोजीशन में रहेंगे। तो बायनोमियल हमने पढ़ लिया है, उसकी आपको मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस हुई भी है तो पहले पार्शियल कंप्लीट कर लेंगे, पार्शियल के जितने सवालात होंगे उसके आप पार्ट वन कर सकते हैं। फिर जब पार्ट 1 आपके हो जाएंगे तो जब हम अगली क्लास में पार्शियल प्लस बाइनोमियल को फोकस करेंगे तो फिर आप सारे पार्ट 2 भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस तरतीब को फॉलो करते हुए हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिटिंग करनी है, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा केस।
तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर वाला केस है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, दैट इज केस नंबर 2। तो मैंने कहा भाई ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, सी अपॉन 3x+2। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है, ए के साथ एक्स प्लस वन 3x+2 बचा, बी के साथ 3x+2 बचा, और सी के साथ x+1 का स्क्वायर बचा। अब जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बना ली है, अब अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन या कंपेयरिंग दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे जाती तौर पे सब्स्टिट्यूटिंग अप्रोप्रिएट वैल्यू ज्यादा पसंद है, तो सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू -1 लिख दें या लेट एक्स इक्वल टू -1 लिख दें, एक बात है। तो मैंने जो है वो सपोज की एक वैल्यू, कैसे सपोज की, मैं चाहता था कि मैं x माइनस एक्स प्लस वन को 0 बना दूं। तो x+1 को 0 बनाने के लिए x मुझे -1 लेना पड़ा। तब x -1 लिया तो x -1 यहाँ डालें, 5 इंटू -1 -5 + 3 -2 आ गया। अच्छा, -1 यहाँ डालने पे ये तो 0 हो गया, साथ साथ ये भी 0 हो गया। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जो 0 है, ये 0 खुद तो 0 हुआ, दाएं और बाएं जो बाकी सब कुछ था उसको भी क्या कर दिया, 0। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये सबको ले डूबा, सबको 0 बना दिया। अच्छा, जब x की वैल्यू -1 यहां डाली, 3 टाइम्स -1 इज -3, -3 + 2 इज -1, तो -1 इंटू b इज -b। और जब -1 ये वाला -1 ये यहां डाला, -1 + 1 होल स्क्वायर 0, फिर खुद भी डूबा, साथ साथ c को भी ले डूबा, तो पूरा 0 हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन से क्या फायदा होता है, फौरन फौरन 0 हो जाता है। तो -2 इज इक्वल टू -b, b इक्वल टू 2। अब एक कांस्टेंट आ गया। अब देखें और क्या 0 करने की पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा 3x+2 को 0 करते हैं, चले भाई देखते हैं। 3x+2 को 0 करना चाहते हैं तो x क्या होगा, x विल बी -2/3। तो x की वैल्यू -2/3 को जब मैं पुट बैक करूंगा यहां पर और यहां पर, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। तो मैंने -2/3 को यहां जब डाला तो -10/3 + 3, -1/3 बचेगा, और ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पर -2/3 + 1 इज -2/3 + 1 इज 1/3, 1/3 होल स्क्वायर इज 1/9। तो -1/3 इक्वल्स 1/9c एंड c इक्वल्स -3। तो c की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। जब c की वैल्यू आपके पास -3 आ गई, तो अब आप c की वैल्यू -3 को यहाँ पुट बैक करेंगे, b की वैल्यू 2 को आप यहाँ पुट बैक करेंगे। अच्छा, पुट बैक तो एंड में करेंगे, पहले a तो ले आए, तो b और c आ गया। अच्छा सर, b लाने के लिए मैंने x -1 लिया, तो ये भी गायब हो गया, a भी गायब हो गया था, c भी गायब हो गया था, तो b आ गया था। x -2/3 लिया तो a भी गायब हो गया, b भी गायब हो गया, तो c आ गया। अब मैं जो a लेकर आना चाहता हूं, तो मैं कौन सी वैल्यू डालूं जिससे b और c गायब हो जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि एक तीर से दो शिकार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। x -1 में एक तीर से दो शिकार थे, a भी साइड पे हो गया, c भी साइड पर हो गया, सिर्फ b बचा। x -2/3 से दो शिकार हुए, ए भी गायब हुआ, बी भी गायब हुआ, सी आ गया। अब कोई एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिससे दो शिकार हो। तो अब ऐसी एक एक्स की वैल्यू की जरूरत भी क्या है, कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो यार और सब्स्टिट्यूट मार दो, और ऐसी एक्स की वैल्यू ले लो जिसमें ए बी सी तीनों आ जाए, कोई मसला नहीं। फिर अगर ए बी सी तीनों आ जाएंगे तो उससे ए कैसे निकलेगा, बेटे जब ए बी सी तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बी और सी तो ऑलरेडी आ चुका है, बी और सी भी डाल देना ना। तो अब जब दो कॉन्स्टेंट तीन में से आ गए तो तीसरा निकालना कोई मुश्किल नहीं है। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो जो आसान लगती है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, एक्स की कोई भी वैल्यू डालें। तो सर पहले भी ऐसे कर लेते, शुरू से ऐसा कर लेते, नहीं भाई शुरू से ऐसा करते तो फिर इतनी आसानी से थोड़ी मामला होता, फिर तो लंबी हो जाती ना। तो फिर हमने शुरू में कोशिश करके जिसको साइड पे कर सकते थे करते रहे, जितने कॉन्स्टेंट मजे मजे से आते रहे निकाल लिए, एंड में हमने कोई भी वैल्यू ले ली। अच्छा, आसान वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स इक्वल टू 1 ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0 ले सकते हैं। मैं समझता हूँ एक्स इक्वल टू 0 इज वेरी सिंपल। तो अब मैंने जब एक्स इक्वल टू 0 डाला, तो 0 है यहाँ डालूंगा, यहाँ डालूंगा, यहाँ डालूंगा, यहाँ यहाँ सब डाल दूंगा। तो 0 डाला यहाँ पर, तो 0, 5 इंटू 0 0 हो गया, 0 + 3 इज 3। यहाँ पर 0 डाल दें
यहाँ भी 0 डाल दें तो 0 + 1 1 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, तो ये 2a बन गया। यहाँ 0 डालें तो ये 2b बन गया, यहाँ 0 डालें तो ये c बन गया। तो 2a + 2b + c, सर ये ABC तीनों आ गए, तो बेटा कोई मसला नहीं, b की जगह पे 2 रख दो, c की जगह पे -3 रख दो। तो 2 × 2 -3, 3 = 2a + 4 - 3, 4 - 3 is 1, 1 को वहां माइनस किया, 3 - 1 2, 2 / 2 is 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, a = 1। तो b आ गया, c आ गया, a आ गया। पार्शियल फ्रैक्शंस लिखे बगैर सवाल खत्म मत किया करें। पार्शियल फ्रैक्शंस आ चुके हैं, उसमें पुट बैक करें, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू। जब हमने पुट बैक किया तो 1/x + 1 प्लस 2/x + 1 का स्क्वायर -3, माइनस बीच में आ जाएगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, तो -3/3x + 2। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये हो गए तुम्हारे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है ही सिर्फ पार्ट नंबर 1 करना, पार्शियल फ्रैक्शंस का केस। तो मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 1 तफसील से बयान कर दिया। मुझे बताएं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला केस आपके सामने आपको समझ आ गया है? और ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है ये भी क्लियर हो गया? अच्छा, ये मैंने किससे किया है? अप्रोप्रिएट वैल्यूज से किया है, सब्स्टिट्यूटिंग अप्रोप्रिएट वैल्यूज। आप कंपेयरिंग से करना चाहते हैं तो आप कंपेयरिंग से ट्राई कीजिएगा। कंपेयरिंग से मैं समझता हूँ थोड़ा लंबा ज्यादा हो जाता है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन डू इट, बट फिर आपको सोचना पड़ेगा। देखिए कैसे सोचना पड़ेगा भाई, यहाँ से x² का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो x × 3x 3x² हो जाएगा, तो ये a से मल्टीप्लाई होकर 3ax² हो जाएगा। यहाँ से भी x² आएगा तो यहाँ से cx² आएगा, तो 3a + c = 0, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है। भारत लंबी तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो होगी। पहले कंपेयरिंग, पहले इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x² को एक तरफ जमा करेंगे, x को एक तरफ करेंगे, विदाउट x को एक तरफ करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर ABC आएगा। काफी लंबी हो जाती है, तो ये टाइम ज्यादा लगता है। चेक करके देखिएगा। फिर भी कुछ बच्चे मुझे यही कहते हैं, सर हमें कंपेयरिंग अच्छा लगता है, बड़ी मोहब्बत है दिली, कंपेयरिंग ही करेंगे। तो भाई तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें सूट करता है भाई। हमने तो अपने हिसाब से इसको अपना दोस्त बनाया हुआ, इस मेथड को करने को हम वो भी कर लेंगे, लेकिन बात वही है कि थोड़ा लंबा, मेरे हिसाब से अक्सर मुझे लगता है, फीलिंग आती है कि लंबा है। हाँ, कॉम्बिनेशन बाज औकात बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, कंपेयरिंग से एक 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 कांस्टेंट निकल आता है। एक कांस्टेंट भी कंपेयरिंग से निकल आए ना, तो बाकी फिर सब्स्टिट्यूटिंग तो बेहतरीन चीज है। तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। प्योरली कंपेयरिंग करेंगे तो वो लंबा ज्यादा पड़ेगा आपको, नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है। बताएं जनाब, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्नॉलेजमेंट दे दें, कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, वरना एक्नॉलेजमेंट दे दें। स्क्रीनशॉट ले लें, पासवर्ड की फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद आप प्रिंट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। लेक्चर रिकॉर्डिंग तो वैसे ही आपके पास होगी। यस आलिया? सर इसका जो सेकंड स्टेप है इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है वो सारे कॉन्स्टेंट्स ये को? वाला जी सर। बेटा, ये वाली जो चीज है डिनोमिनेटर, इसको मैं a से भी मल्टीप्लाई करूंगा, b से भी मल्टीप्लाई करूंगा, a से भी करूंगा, b क्या हो रहा है, ये गायब क्यों हो रहा है? मिनट, इस पूरे को मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा। अब जब तुम ये पूरी चीज को a से मल्टीप्लाई करोगी तो ये पूरी चीज न्यूमरेटर में आ जाएगी और ये x + 1 से कटेगी। तो क्या होगा, x + 1 का स्क्वायर, 2x + 1 में से एक x + 1 बाकी रह जाएगा, तो एक x + 1 बाकी रह जाएगा, एक 3x + 2 बाकी रह जाएगा। तो एक के साथ मैंने यही तो लिखा है। सही है, साथ साथ जवाब देती जाओ। ये समझ में आया? जी सर। फिर ये पूरी चीज जब b के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x + 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर कट जाएगा, तो a के साथ 3x + 2 बच जाएगा, b के साथ 3x + 2 बच जाएगा। फिर ये पूरी चीज c से मल्टीप्लाई होगी तो न्यूमरेटर में आ जाएगी, 3x + 2 3x + 2 कट जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। इसी स्टेप में कंफ्यूजन थी या कुछ और कंफ्यूजन भी है? जी सर, ये क्लियर हो गई? नहीं था सर, क्लियर हो गया। चलें, जबरदस्त। अच्छा जी, ये हमारा केस नंबर 2 मुकम्मल हो गया।
स्प्लिट भी करवा दिया और क्वेश्चन को सॉल्व भी करवा दिया। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। केस 3 में है नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। दिस इज केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या था? केस नंबर 1 क्या था? लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। केस 2 क्या था? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। केस 3 क्या है? नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। दो बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए, और नंबर 2, नॉन फैक्टराइजेबल होना चाहिए। तो सर अगर फैक्टराइजेबल होता तो फिर क्या होता? थोड़ा सोचें, थोड़ी देर के लिए सोचें। ये ना होता, डिनोमिनेटर में ये होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। तो आप इसको स्प्लिट करके बना देते x+2 x+3, सॉरी 6 होता है ये 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 होता। सही है? तो आप इसको x+2 x+3 में कन्वर्ट कर देते, तो अब आपके पास 3 लीनियर फैक्टर्स होते हैं, 1+x या x+1 एक ही बात है, x+1 x+2 x+3। So if the quadratic factor is factorizable, you will factorize it, and after factorizing it, you will see that either it will become case 1 or it will become case 2. जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 का, इसमें ये केस 1 बन गया। तो अगर डिनोमिनेटर में एक फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसको फैक्टराइज करेंगे और फिर आपको नजर आएगा कि या तो केस 1 बन गया होगा या केस 2 बन गया होगा। मिसाल है, यहाँ x+1 ना होता, यहाँ x+2 होता, तो फैक्टराइज करने के बाद भी x+2 आया, यहाँ से भी x+2 आ जाता है, तो अब ये x+2 का होल स्क्वायर बन जाता और x+3 अपनी जगह हो जाता। तो फिर फैक्टराइज करने के बाद ये केस 2 में कन्वर्ट हो जाता। तो बॉटम लाइन इज, इफ द क्वाड्रेटिक फैक्टर इज फैक्टराइजेबल, sorry, yes, if the quadratic factor is factorizable, you will factorize it, and that particular partial fractions case will then be dealt with case 1 or case 2. But if that quadratic factor is non-factorizable, तो फिर क्या करें? देखिए, अगर फैक्टराइजेबल होता था तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर की वजह से 2 लीनियर में कन्वर्जन होती थी और कांस्टेंट भी 2 इन्वॉल्व होते थे। तो अब क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि स्प्लिट नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से भी तो 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व होने चाहिए ना, तो वो कैसे इन्वॉल्व होंगे? तो अब देखिए, जो मैं कह रहा हूं वो थोड़ा डिफरेंट बाकी सबसे। 3x अपॉन 1+x 1+2x² is identical to a upon a upon 1+x plus bx plus c upon bx plus c upon 1+2x²। अच्छा, ये भी बता दो, अगर 1+4x² होगा ना तो ये है नॉन फैक्टराइजेबल, बट अगर 1-4x² होगा तो दिस इज फैक्टराइजेबल। कैसे भाई? 1² - 2x होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 1 - 2x 1+2x। माइनस की वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगी, प्लस होगा तो नहीं हो सकेगी। 1+4x² इज नॉन फैक्टराइजेबल, 1 - 4x² इज फैक्टराइजेबल। और अगर 1 - 2x² भी होता है यहाँ पर, तो 1 - 2x² इज ऑल्सो नॉट फैक्टराइजेबल। तो 2 के केस में तो मसला है, दोनों केसेस में ही खैर प्लस हो या माइनस हो नॉन फैक्टराइजेबल है, बट 4 होता ना तो फिर माइनस के केस में फैक्टराइजेबल होता और प्लस के केस में फैक्टराइजेबल नहीं होता। तो अब मैंने क्या कंक्लूजन ड्राइव किया? केस नंबर 3 में जब क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और वो भी नॉन फैक्टराइजेबल होगा, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर की वजह से 2 कॉन्स्टेंट्स की इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए। तो 2 कॉन्स्टेंट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं? ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, bx plus c upon 1+2x²। अच्छा, एग्जाम्पल है 1+x के अलावा 2+x भी होता, तो आप पता क्या करते? 1 a upon 1+x plus
b अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। फिर मामला बी एक्स प्लस सी के बजाय सी एक्स प्लस डी तक जाता। लीनियर फैक्टर के साथ आप एक एक कांस्टेंट ले लेते, और जो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसके साथ दो कांस्टेंट लेने का तरीका यह है कि पहले कांस्टेंट के साथ x लगाएंगे और दूसरा कांस्टेंट ऐसे ही ऐड करेंगे। दिस इज द वे, दिस इज द मेथड। तो a अपॉन लीनियर फैक्टर 1 प्लस एक्स एंड नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ दो कांस्टेंट्स, तो एक कांस्टेंट x के साथ एक कांस्टेंट बगैर x। तो बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये आपका केस नंबर 3 होगा। उसके बाद वही स्टेप आएगा, 3x यहीं रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तब ये पूरे को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बट याद रखें b के साथ नहीं, बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी एक्स प्लस सी के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। कुछ लोग गड़बड़ ये करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन सिर्फ c के साथ कर देते हैं, क्योंकि जब वो लिखते हैं इस तरह से ना बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय दैट, फिर उनके जहन देखें कोई 2 लिख दे अंदर, तो जहन में ये आएगा ना कि c सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर बी एक्स प्लस सी के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दिया जाए, अब 2 लिखा जाए, तो अब सबको पता चलेगा कि 2 को बी एक्स से भी मल्टीप्लाई होना है और 2 के सी से भी मल्टीप्लाई होना है। तो याद रखना यहाँ एक गलती होती है, बच्चे ब्रैकेट्स नहीं लगाते। वही जो ओ लेवल से IGCSE से जो एक छोटी सी गलती चली आ रही होती है उसको ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते। तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप जो है बी एक्स प्लस सी के साथ ब्रैकेट लगा दे। यहाँ तो जरूरी नहीं था, लेकिन नीचे बाहर लगाना जरूरी होगा। तो 3x इज आइडेंटिकल टू 3x इज आइडेंटिकल टू a। अब सोचें, जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 1 + x कट जाएगा, क्या बचेगा भाई? 1 + 2x स्क्वायर बचेगा। और फिर जो बी एक्स प्लस सी है वो ब्रैकेट में लिखेंगे आप, जरूर ब जरूर ब्रैकेट में लिखेंगे वरना गलती हो जाएगी। और फिर 1 + 2x स्क्वायर, 1 + 2x स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो 1 + x न्यूमरेटर में बच जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 + x, ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। नाउ वंस एन आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड, देन you can either use comparing coefficients or you can use appropriate values of x and substitute them, or you can use a combination of both. Now it's entirely your call, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। ये आपका टॉपिकल पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये यकीनन 3 का पार्ट नंबर 1 होगा। तो ये केस यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा देता हूँ। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 3 3 3 3 3, ये रहा 3। वही सवाल है एज इट इज, 3x/1 + x 1 + 2x स्क्वायर एज इट इज है, कोई सीक्वेंस भी आउट नहीं है। पार्ट नंबर 1 पे हमारा फोकस है, एक्सप्रेस f(x) इन पार्शियल फ्रैक्शन, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप वही है जो वहां तक किया था। अब आगे देखें, अब आगे यहाँ पर कंपेयरिंग किया हुआ है, तो आपकी मर्जी थी आप कंपेयरिंग करते, या आप शायद यहाँ किसी ने फरमाइश की होगी कि कंपेयरिंग करो, इसलिए मैंने कंपेयरिंग से करवाया होगा, वरना मैं अप्रोप्रिएट वैल्यू से करता। अच्छा अप्रोप्रिएट वैल्यू से करते तो पता है क्या करते, x = -1 पुट इन करते। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ मैं अप्रोप्रिएट वैल्यू से करके बता देता हूँ फटाफट। जैसे 1 + x को 0 करना है, तो मैंने कहा सब्सटीट्यूट x = -1, -1 डालेंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ -1 डालेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और सॉरी -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 × 2 2, 2 + 1 3, +3a हो जाएगा यहाँ पर = 3a। और 1 + x के साथ जब यहाँ -1 डलेगा तो ये खुद भी 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, और a आ जाएगा -1 -1।
ए आ जाएगा -1। अच्छा, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 के बाद फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं, तो मुझे नजर आ रहा है x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो b गायब हो जाएगा। एक तीर से दो शिकार तो नहीं होंगे, -1 डालने में तो b और c दोनों गायब हो गए थे, लेकिन अब x 0 डालने पे जो है b गायब हो जाएगा, c और a रह जाएंगे। बट c और a रह जाएंगे तो फिर a तो होगा, a डाल देंगे तो c आ जाएगा, तो मसला नहीं है। तो मैंने कहा चले भाई बिस्मिल्लाह, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे 0 बचेगा, 1 + 0 ये हो जाएगा a, b जो है ये क्योंकि 0 हो गया तो 1 + 0 हो जाएगा 1a। यहाँ जब 0 हो गया तो b खत्म हो गया, यहाँ 0 हो गया तो 1c, a + c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -a, और a जो है वो -1 है, तो माइनस ऑफ -1 इज +1, माइनस ऑफ -1 इज +1, c आ गया 1। और फिर जब दो कॉन्स्टेंट्स आ गए तो तीसरा निकालने के लिए जो वैल्यू दिल दिल में आती है आप ले सकते हैं। सर उसमें तो तीनों आ जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, दो की तो वैल्यू आ चुकी है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1, वो आसान वैल्यू है। तो 3 इज इक्वल टू a, 1 + 2 3 हो जाएगा 3a, हो जाएगा। और वहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा b + c, 1 + 1 2, 2b + 2c, 3 इज इक्वल टू 3a, a की जगह डाल देंगे -1, 2b + 2c होगा तो +2b + 2c, और c की जगह डाल देंगे 1। b निकालने के लिए 3 माइनस ये -3 था, 3 + 3 6, 6 - 2 4, 4/2 is 2, b आ जाएगा 2। तो पार्शियल फ्रैक्शंस आपके यहाँ से आ जाएंगे, a b और c की वैल्यूज आ जाएंगी। तो a -1, c 1 एंड 2, फिर आप -1 रखेंगे यहाँ पर, c की जगह 1 रखेंगे, 2 की जगह 2 रखेंगे, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे भाई, -1/1 + x, और bx + c की वजह से जो है ये हो जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2x²। ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस बनते हैं। यहाँ नोट्स के अंदर ही कॉपी कर लें ये चीज, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड मैंने नोट्स में ही करवा दिया। चले भाई, a is -1, c is 1, b is 2, and we have got partial fractions using appropriate substitution। अच्छा, नोट में मैंने वही चीज लिखी हुई जो मैं बता भी चुका, इफ अ क्वाड्रेटिक फैक्टर इज फैक्टराइजेबल वी विल फैक्टराइज इट एंड स्प्लिट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस एज पर केस 1 और केस 2। ये बात मैं ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुका। जी जनाब, मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ आ रही है? केस नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया है? केस 3 इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब देखें यहाँ से मैच भी कर लें, a -1, b2 c1, -1 2n1, -1 2n1, वही आंसर्स आ रहे हैं जो वहां से आ रहे थे, और पार्शियल फ्रैक्शन भी वही आ गए, -1/1 + x, 2x + 1/1 + 2x। सही है। तो ये जो है ये इसी सवाल का, यही सवाल क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पास पेपर्स था, तो इसका पार्ट नंबर 1 जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज यूजिंग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। तो आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से भी देख सकते हैं कि मैंने वर्किंग कैसे की। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर x² को एक तरफ गैदर किया, x को अलग किया, विदाउट x को अलग किया। तो 2a + b जो है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 था तो 2a + b = 0, b = -2a। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 था तो b + c = 3। b की जगह मैंने -2a रख दिया, देखें b की जगह मैंने -2a रख दिया, तो -2a + c = 3 हो गया, तो c = 3 + 2a आ गया। c इन टर्म्स ऑफ b भी आ सकता था, c को मैंने इन टर्म्स ऑफ a निकाल लिया ये रखने के बाद, और फिर आखिरी में a + c = 0, क्योंकि x विदाउट x यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो a + c = 0, c = -a।
c इक्वल्स माइनस ए, c इक्वल्स 3 + 2a को साइमल्टेनियस सॉल्व करके a निकाला, a निकालने के बाद किसी भी एक जगह रखेंगे तो c आएगा, फिर जो b इन टर्म्स ऑफ a लिखा हुआ था उसमें a डालेगा तो b आ जाएगा। ये भी बड़ा मजे का था, यहाँ से भी सॉल्व हो सकता था। तो क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 1 यूजिंग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड, आप भी ये कर सकते हैं। 3 पार्ट 1 में ये वाली वर्किंग कर लें और नोट्स के अंदर आप यूजिंग एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन कर लें, तो ये दोनों चीजें आपके सामने जो है वो दोनों मेथड्स आ जाएंगे। फिर आप बेहतर जज करने वाले हैं कि आपके लिए बेहतर किया है। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, हर बंदे की एक फितरत होती है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे करें, आपको कोई रोक टोक नहीं। वो काम करें जो आसानी से हो जाए, जो आपके दिमाग पे बोझल ना हो, जो आपको बोझ ना दे रहा हो, which is not getting difficult over you, difficult for you, which is not getting on your nerves, and you are able to tackle it properly, and also saves your time. ऐसा भी ना हो कि ऐसा मेथड हो कि यार वो बस क्या कर रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हो, 10 मिनट गुजर गए भाई क्या कर रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो, अच्छा भाई 15 मिनट गुजर गए क्या कर रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ। ऐसा ना हो ना, टाइम देख लें कितना है। आपको पता है 1 से 1.2 मिनट्स आइडियल टाइम होता है, मतलब इसके दौरान नहीं करेंगे तो पेपर टफनेस पे आ जाएंगे। तो 5 मिनट, 5 मार्क्स का मतलब है कि 5 मिनट में होना चाहिए, 1.2 से मतलब 6 मिनट। यू हैव 5 to 6 मिनट्स टू सॉल्व दिस पार्ट, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 5 से 6 मिनट। 5 मिनट में आप कौन सा मेथड ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, या आप बेहतर जज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पर, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर जो है वो कॉपी कर लें। मुझे बताएं ये कॉपी हो गया आप लोगों का, केस 3 के नीचे आपने वर्किंग कॉपी कर ली है? कॉपी हो गया तो डन लिख दें, बता दें मुझे। चलें ग्रेट, डन। तो ये हमने लिख लिया, सही है। अच्छा अब क्या करें, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा पार्शियल फ्रैक्शंस के तीनों केसेस कर लिए, लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। अब ना हमने पता है जो अभी पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिटिंग की है ना, वो फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस थी। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये जो हमने फ्रैक्शंस पढ़े ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, बल्कि मैं वहीं लिख देता हूँ। अब तक जो हमने किया वो प्रॉपर फ्रैक्शंस डील किए थे, तो वहीं लिख देता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ये हो गए, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अच्छा हमारे लिए जो नॉर्मल बगैर एल्जेब्रिक फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शंस की अगर मैं बात करूं, 1/2 हो गया, 2/5 हो गया। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शंस, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, जैसे 5/5, ये भी इम्प्रॉपर की मिसाल है, क्योंकि होल नंबर है, फ्रैक्शन थोड़ी बना वो तो 5/5 या 2/2 या 3/2। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, दोनों बराबर है तो भी इम्प्रॉपर है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो भी, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो भी इम्प्रॉपर है। अच्छा एलजेब्रिक में डिग्री का ताल्लुक होता है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है, जैसे x+2 डिवाइडेड बाय x+1 3x+1। अब ये क्या चक्कर है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 2। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री इज बेसिकली द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या आएगी 2, 3x² वाला टर्म आएगा ना, मैक्सिमम पावर x की क्या आएगी नीचे 2, तो हम कहेंगे डिनोमिनेटर इज 2 डिग्री। तो न्यूमरेटर इज 1 डिग्री, denominator is 2 degree. This means it's an improper fraction. Oh, sorry, it's a proper fraction. My bad. Denominator is 2 degree, numerator is 1 degree. अगर numerator की degree of numerator is less than degree of denominator. Numerator की degree denominator की degree से कम होगी,
और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर डिग्री के बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ x² + 2 होता और नीचे x+1 3x+1 ही होता, तो फिर इसमें क्या हो गया, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ये तो बल्कि लिखा हुआ है ना, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं बल्कि मैं लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर डिग्री के बराबर हो जाए, या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो जाए। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए। अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होने वाला केस सिलेबस में ही नहीं। वो जो डिवीजन होती है ना, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की कम है, वो हम पॉलिनोमियल में देख चुके हैं। 4 डिग्री को 1 डिग्री से डिवाइड किया, 4 डिग्री को 2 डिग्री से डिवाइड किया, 4 डिग्री को 3 डिग्री से डिवाइड किया, वो डिवीजन ऑलरेडी हम पॉलिनोमियल में सीख चुके। बट पार्शियल फ्रैक्शंस के जो केसेस हैं उसमें सिलेबस में ये बात स्पेसिफाइड है, सिलेबस में ये बात स्पेसिफाइड है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर नॉट एक्सीडिंग डिनोमिनेटर, नॉट एक्सीडिंग द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। पार्शियल फ्रैक्शंस के केसेस में सिलेबस ने बता दिया कि न्यूमरेटर की डिग्री या तो कम होगी डिनोमिनेटर से, इन विच केस इट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन टू बी डेल्ट विद, टू बी डेल्ट इन द सेम वे एज वी हैव ऑलरेडी डन बिफोर। और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो जाए तो ये भी केस है, सिलेबस का पार्ट है और ये इम्प्रॉपर के अंदर आता है। और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री से ज्यादा हो जाए तो वो है इम्प्रॉपर, बट वो केस हमारे सिलेबस की स्कोप से बाहर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, वैसे तो उसमें ग्रेटर भी शामिल हो जाता है बट हमारे सिलेबस में खाली इक्वालिटी है, then the given fraction is improper and therefore we need to add a constant before splitting into partial fractions। ये एक इजाफी बात है, add a constant before splitting into partial fractions। सर प्रॉपर फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिटिंग में, प्रॉपर फ्रैक्शंस की स्प्लिटिंग में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की स्प्लिटिंग में क्या फर्क है, सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क है बस। प्रॉपर फ्रैक्शंस की स्प्लिटिंग में हम कोई इजाफी कांस्टेंट नहीं लेते, डायरेक्ट स्प्लिटिंग शुरू करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की स्प्लिटिंग के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं फिर स्प्लिटिंग शुरू करते हैं, जैसे a प्लस फिर b अपॉन समथिंग, c अपॉन समथिंग, d अपॉन समथिंग। तो कोई भी केस होगा पार्शियल फ्रैक्शंस का, केस 1, केस 2 या केस 3, स्प्लिटिंग वैसे ही होनी है जैसे ऊपर सीख कर आ चुके हैं, बस एक इजाफी स्टेप, और वो क्या है, एक इजाफी कांस्टेंट को ऐड करना होगा, उसके बाद स्प्लिटिंग शुरू होगी। तो वी ऐड अ कांस्टेंट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, एक इजाफी कांस्टेंट को ऐड करेंगे स्प्लिट करने से पहले, स्प्लिट करने से पहले। और ये कॉन्सेप्ट डिराइव कहां से हुआ, ये डिराइव पॉलिनोमियल से हुआ। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने जाऊं, अगर कोई बंदा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा लॉन्ग डिवीजन के थ्रू, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू को डिवाइड कर देगा, तो उसको ये बात वाजे तौर पे नजर आ जाएगी कि एक कांस्टेंट उसको क्वोशंट में नजर आएगा। वो कांस्टेंट इजाफी कांस्टेंट वही है जो मैं लेने का कह रहा हूँ। लेकिन क्या हमें लॉन्ग डिवीजन सर करनी पड़ेगी? नहीं भाई, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट ऐड करें। है सी टीचर सिखाते हैं लॉन्ग डिवीजन करें उसके बाद कांस्टेंट ऑब्टेन करें, उसमें लंबी करने वाली बात है, फायदा नहीं है उससे। उसका शॉर्टकट क्या है, कांस्टेंट को ले आए। हाँ, कांस्टेंट को लाने के बाद उस कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन करने का शॉर्टकट अपनी जगह है कि भाई ये कांस्टेंट इजाफी कांस्टेंट ए ऐड करना है ना, फिर स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग वैसी होगी जैसे ऊपर सिखाई थी। लेकिन तरीका क्या है, क्या तरीका है, शॉर्टकट टू फाइंड कांस्टेंट ए व्हेन द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है वो न्यूमरेटर में ले लें और हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में ले लें, डिवाइड कर दो। उससे वो जो इजाफी कांस्टेंट आपने ऐड किया था ना, वो बगैर एप्रोप्रिएट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, बगैर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स किए डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है उस कांस्टेंट जो इजाफी कांस्टेंट लिया था उसको निकालने का शॉर्टकट है।
अब उस कांस्टेंट को निकालने के लिए टीचर्स बाज़ औक़ात लॉन्ग डिवीजन करवाते हैं कि भाई तुम नीचे वाली चीज को पहले खोलो, खोलने के बाद फिर तुम लॉन्ग डिवीजन करो और वो कांस्टेंट ऊपर हासिल करो, वो कांस्टेंट जो है आपका क्वोशंट होगा, वो कांस्टेंट हासिल करो, फिर उस कांस्टेंट को हासिल करने के बाद स्प्लिटिंग करो, विच इज अ लॉन्ग प्रोसेस। वो आपके काम को बढ़ा देता है। मेरी कोशिश है मैं आपको आसान काम बताऊं। तो हो सकता है आपका टीचर आपको, अगर हो चुका है ये टॉपिक तो आपको शायद सिखाया हो, और हो सकता है अगर आपने अभी करना है ये तो शायद आपका टीचर आपको वही चीज सिखाए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं नहीं सिखा रहा हूँ। तो एटलीस्ट आपका माइंड बना हुआ हो कि यहाँ लॉन्ग डिवीजन इन्वॉल्व करते हैं टीचर, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर लॉन्ग डिवीजन इन्वॉल्व करते हैं, जो कि मल्टीप्लाई करना फिर लॉन्ग डिवीजन को इन्वॉल्व करना फिर वापस इन फैक्टर्स को लेते हुए स्प्लिट करना, इतने टेंशन लेने का क्या मकसद है। तो मैंने आसान कर दिया चीजों को। मैंने क्या बोला, आप स्प्लिट करेंगे वैसे ही जैसे करना था, केस को देखते हुए। इजाफी स्टेप होगा, एक कांस्टेंट ऐड होगा, ऐड अ कांस्टेंट बिफोर स्प्लिटिंग, बस दैट्स इट। तो प्रॉपर क्या होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री से कम है। इम्प्रॉपर क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या तो ज्यादा है या बराबर है, ज्यादा वाला केस सिलेबस में नहीं है, लिहाजा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होगी तो एक इजाफी कांस्टेंट ऐड होगा बिफोर स्प्लिटिंग। अब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं बच्चों को कहता हूँ गांठ बांध लो या लिख कर रख लो या दिमाग में घुसा लो। Please keep it in mind whenever you are trying to split partial fractions, whenever you are trying to split into partial fractions, the first thing that you have to check out is this point. क्या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है या न्यूमरेटर की डिग्री कम है? क्योंकि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब मैं A-levels कर रहा था तब मैंने अपने दोस्तों को रोते हुए देखा, अरे यार वो कांस्टेंट ऐड करना था, कांस्टेंट ऐड करना भूल गया। क्योंकि हमारे सिलेबस, हमारा जो सवाल उस वक्त आया था वो इम्प्रॉपर का आया था और कांस्टेंट पहले ऐड करना था उसके बाद स्प्लिट करना था, और मैंने इस बात को बिल्कुल नसीहत से पकड़ा हुआ था, उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था इस पॉइंट को। तो मैंने बिल्कुल सही से किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बच्चों को भी हमेशा यही सिखाता हूँ कि ये गलती मत करो, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी करते हुए देख रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी करते हुए देखी A-levels के अंदर, उसके बाद इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आज तक भी अपने स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखता हूँ, दे आर कैजुअल, एवरीथिंग इज ऑन, सीन ऑन है। अरे भाई सीन तो ऑन है, लेकिन दिमाग ऑन है या नहीं है? दिमाग को ऑन रखना है, दिमाग ऑन तो सीन ऑन। तो दिमाग ऑन रखें, याद रखें कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल आएगा, सर ने ये सिखाया पहले डिग्री को देखना है। डिग्री न्यूमरेटर की कम है डिनोमिनेटर से, डायरेक्ट स्प्लिट मार दो। डिग्री न्यूमरेटर की बराबर, डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो गई है, डायरेक्ट स्प्लिट मत मारो, पहले कांस्टेंट ऐड करो फिर स्प्लिट मारो, बस ये याद रखो। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ सारे, बस अब फटाफट स्प्लिटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन स्प्लिटिंग वाइंड अप हो जाए, फिर आप लोग अपने सवाल करते रहिएगा। ये जो क्वेश्चन उठाया है ये टॉपिकल क्वेश्चंस पास क्वेश्चन 19 का है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग मैंने आपको सिखा दी, आप करते रहेंगे तरीकेकार, दो तरीके से सिखा दिए। मैं अभी आपको स्प्लिटिंग सिखा रहा हूँ। देखें ऊपर आपको नजर आ रहा है 2 डिग्री है, नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद डिग्री देखी जाती है, तो नीचे भी 2 डिग्री है, डिग्री क्या हो गई बराबर, तो बस एक इजाफी स्टेप। अच्छा दो चीजें देखनी है, डिग्री देखनी है और केस देखना है। तो यहाँ देखें डिग्री ऊपर 2 नीचे भी 2, इम्प्रॉपर वाला केस हो गया, एक इजाफी कांस्टेंट आएगा। फिर ये देखें कि डिनोमिनेटर में कौन सा केस है, केस 1 केस 2 या केस 3। तो ये लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर वाला केस है जिसमें जो केस 1 कहते हैं। तो पहले इजाफी कांस्टेंट आएगा फिर नॉर्मल स्प्लिट हो जाएगा। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, 12x² प्लस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 3x प्लस 2 इज आइडेंटिकल टू ए इजाफी कांस्टेंट प्लस, अब स्प्लिट करें नॉर्मल, पहला लीनियर फैक्टर पहले कांस्टेंट के साथ, b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन 3x प्लस 2। ये आपने क्या किया, स्प्लिटिंग हो गई। ये इसकी थिकनेस 1.5 है और इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 0.8 कर देते हैं। थिकनेस से ज्यादा बेहतर ये वाली थिकनेस है, तो ये थोड़ी थिकनेस को ले लेते हैं, तो ये विजिबल हो जाएगा। सही है जी। ये हमारा वाटर मार्क जो है ना, ये थोड़ा सा बाज़ औक़ात विजिबिलिटी को खराब करता है। चलें 3x प्लस 2 आ गया।
सही है। अब आपने स्प्लिटिंग कर ली, इजाफी कांस्टेंट क्यों आया भाई? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, और उसके बाद लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर था, तो आपने केस 1 की तरह इसको जो है वो स्प्लिट कर दिया। अब क्या करें? ए निकालने का शॉर्टकट क्या था? हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर। ए निकालने के लिए ना एप्रोप्रिएट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का इंतजार करना है, ना कंपेयरिंग का इंतजार करना है, डायरेक्ट काम कर लेना है। और वो क्या है? न्यूमरेटर के हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट को पकड़ लें, 12x² है, नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² है, 12x², 3x², कोएफिशिएंट तो 12 और 3 है ना, खाली 3 1 3, 3 4 12, डायरेक्ट निकाल ले। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए निकालने के लिए, ए निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 12 है x² का कोएफिशिएंट, और नीचे x² का कोएफिशिएंट 3 है, तो 12/3, द आंसर इज 4। ए का आंसर आपने लिख दिया फौरन, ना अप्रोप्रिएट वैल्यूज का इंतजार किया, ना कंपेयरिंग की, एक आंसर लिख दी। अच्छा, एक आंसर लिखने के बाद अब क्या करेंगे? अब वही काम करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा रह जाएगा, तो फिर आइडेंटिटी बन जाएगी 12x² + 4x - 1 इज आइडेंटिकल टू a टाइम्स x - 1 3x + 2, पूरा आ गया। अच्छा, a टाइम्स लिख दिया गलती से, a की तो आ चुकी है वैल्यू, भाई लिख दे, वो लिख देना, क्यों नहीं लिख रहे? 4। अच्छा, प्लस b टाइम्स x - 1 था, 3x + 2 हो जाएगा, प्लस c टाइम्स x - 1 x - कटा था, 3x + 2 बचा था b के साथ, और c के साथ 3x + 2 था, c के नीचे, तो 3x + 2 कट जाएगा, तो c के साथ x - 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर वही अप्रोप्रिएट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहे, x = 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक तीर से दो शिकार, ये भी खत्म, ये भी खत्म, b आ जाएगा। x = -2/3 डालेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, c आ जाएगा, तो b भी निकल जाएगा, c भी निकल जाएगा, हो गया सवाल सॉल्व, खत्म। कंपेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, अप्रोप्रिएट वैल्यू से हो गया। कंपेयरिंग से करना चाहते हैं, कंपेयरिंग से कर लें, मर्जी है आपकी। इस स्टेप के बाद आपको वर्किंग बता दी, तो इम्प्रॉपर का केस नंबर 1 डील हो गया। यहाँ तक कॉपी कर लें जल्दी से और एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर? तो फटाफट केस 2 केस 3 करके क्लास खत्म करता हूँ, जल्दी से कर लें, शाबाश। क्लियर एंड डन लिख दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्लियर होने के साथ लिख भी लिया है आपने। ग्रेट। केस 2, 2x³ ऊपर डिग्री क्या है भाई? ऊपर डिग्री 3 है, x² को 2x से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी डिग्री 3 है। 1 इजाफी स्टेप, 1 एडिशनल स्टेप। अच्छा, ये आया हुआ है, ये इंटीग्रेशन की जनरल कैटेगरी में आया है, क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन अभी जब कवर करेंगे, तो मैंने कहा ना पार्शियल इंटीग्रेशन के साथ भी आता है, तो ये उस कैटेगरी में ये सवाल में इस नस्ल का सवाल आपको वहां मिलेगा। तो मैंने ऐसी रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, ताकि आपको पता हो कि पास पेपर में सारे केसेस आए हुए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, चले मैं शुरू करता हूँ। है कौन सा केस? अच्छा, सिर्फ x² लिखा हुआ है। आप बोले x - 1 का स्क्वायर होता तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो सिर्फ x भी तो एक फैक्टर ही है, तो x² का मतलब x 2 दफा है, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला केस हो गया, x 2 टाइम्स। तो डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की बराबर हो गई, तो इम्प्रॉपर, और साथ साथ इम्प्रॉपर विद केस नंबर 2 इन विच रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर है। 2x³ - 1 अपॉन x², 2x - 1। इजाफी स्टेप क्या करना था भाई? एड अ कांस्टेंट बिफोर स्प्लिटिंग, एक कांस्टेंट ऐड किया, अब स्प्लिट करें, अब स्प्लिट करें, तो अब स्प्लिटिंग शुरू कर दें। तो b/x पहला लीनियर फैक्टर, प्लस c/x² प्लस d/2x - 1। ऑर्डर आगे पीछे कर सकते थे, कोई 2x - 1 पहले लेना चाहे तो ले सकता था। लाइन कुछ भी हो जाए, सीधी नहीं बन रही, इस कमाल हो गया यार। अरे क्या हो रहा है ये? चलें, ये इस्तेमाल कर लिया मैंने, तो मैं हाथ थोड़े से जो है ना गीला हो रहा होता है बात को। सही है, तो d/2x - 1, तो ये क्या हुआ आपका? b/x c/x², रिपीटेड लीनियर का टच आ गया, फिर जो 2x - 1 था उसके d के नीचे ले लिया।
इजाफी कांस्टेंट ये, बाकी सारा काम वही। अच्छा, ए निकालने के लिए शॉर्टकट, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स क्यूब सबसे हाईएस्ट डिग्री है, उसका कोएफिशिएंट ऊपर 2 है, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को 2x है तो नीचे भी 2 है, तो ए निकालने के लिए आंसर आ गया 2/2। ए की वैल्यू आ गई चुटकियों में 1। इंतजार नहीं करना सब्स्टिट्यूशन का या कंपेयरिंग का, डायरेक्ट ए निकालना है शॉर्टकट में। ए की वैल्यू 1 आ गई। अब आपने वही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2x क्यूब माइनस 1 इज आइडेंटिकल टू a टाइम्स x स्क्वायर टाइम्स 2x माइनस 1। अच्छा प्लस बी, अब अच्छा ए, फिर मैंने ए लिख दिया, ए की जगह आप 1 लिख दें। अच्छा 1 में नहीं लिख रहा, कोई अगर 1 यहाँ लिखता है तो 1 का लिखने का कोई मकसद ही नहीं बनता, तो मैंने ए की वैल्यू 1 रखी, तो वो अगले स्टेप में हटना ही था, तो मैंने अभी से हटा दिया, तो ये हट गया। तो ये ए का चक्कर यहाँ से खत्म हो गया। जब बी अपॉन एक्स था तो प्लस बी, एक एक्स कट गया, तो बी के साथ जो है एक्स भी बचेगा और साथ बी के 2x माइनस 1 भी बचेगा, एक्स भी बचा 2x माइनस 1 भी बचा। सी जो है उसके नीचे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कटा के, तो सी के साथ बचा 2x माइनस 1, और प्लस डी जो है उसके साथ 2x माइनस 1 था, 2x माइनस 1 कट गया तो एक्स स्क्वायर बच गई। इस पॉइंट पे आके आपका आइडेंटिटी खड़ी हो गई। अब आप अप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ एक्स डालें, कंपेयरिंग करें, आपके ऊपर है। हाफ डालने पे बहरहाल आपका ये भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, तो डी आ जाएगा। एक तीर से तीन शिकार, x इक्वल टू 1/2 डालने पे 2x माइनस 1 जीरो करेंगे, x 1/2 हो जाएगा, x हाफ डालने पे तीनों गायब हो जाएंगे, डी आ जाएगा। ए आ चुका था, डी आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, तो सी आ जाएगा। एक तीर से तीन शिकार हो रहे हैं। तो आप हाफ डालने पे डी आ जाएगा, 0 डालने पे सी आ जाएगा। तो सी और डी आ गए, ए पहले से पता था। बी निकालने के लिए आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, जिससे ए बी सी डी तीनों चारों भी इन्वॉल्व हो गए, तो ए भी पता है, सी भी पता है, डी भी पता है, बी आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी बहुत परफेक्टली वर्क कर रही है, बेहतरीन तरीके से फास्ट वर्क करेगी। केस नंबर 2 सॉल्व। क्लियर एंड डन लिख दें अगर आपने लिख भी लिया है और आप क्लियर भी हैं। जल्दी से बट आगे बढ़ रहे हैं केस 3 की जाने। बस ये पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। लास्ट केस बचा हुआ है, ये टॉपिक इंटीग्रेशन जनरल कैटेगरी क्वेश्चन नंबर 23 है, सही है। तो ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर केस नंबर 3 विद इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर है, देखें ऊपर भी डिग्री 3 है, नीचे भी डिग्री 3 है। तो वी ऐड अ कांस्टेंट 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 8 अपॉन x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 इज आइडेंटिकल टू a प्लस, अब स्प्लिट करें तो b अपॉन x प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लिहाजा दो कॉन्स्टेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक एक्स के साथ एक विदाउट एक्स, सी एक्स प्लस डी। ए इसलिए कि इम्प्रॉपर है, लीनियर फैक्टर एक्स के साथ बी आ गया, बी अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ दो कॉन्स्टेंट आ गया, सी एक्स प्लस। ए निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है भाई, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर विच इज 3। यहाँ एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x क्यूब आएगा, तो नीचे 1, तो ए का आंसर है 3/1 विच इज 3। हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर, तो 3x क्यूब
प्लस 6x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 8 इज आइडेंटिकल टू, a जो है वो 3 है, 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस, तो प्लस b अपनी जगह रहेगा, x कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। cx प्लस डी लिखने के लिए cx प्लस डी आपने ब्रैकेट में लिखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब प्रॉपर फ्रैक्शन कर रहे थे। एक्स स्क्वायर प्लस टू कट जाएगा तो x बच जाएगा। तो cx प्लस डी विल बी मल्टीप्लाइड बाय x, x कटा b के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू कटा, cx प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में रखेंगे cx प्लस डी ताकि पता चले कि cx भी x से मल्टीप्लाई होगा और d भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपका, इसके बाद फिर आप कंपेयरिंग या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। x जीरो डालेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा, इस जीरो की x जीरो डालेंगे ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, c और d भी गायब हो जाएंगे, b आ जाएगा, x जीरो डालने पे b आ जाएगा। और उसके अलावा जो है, हाँ सही। तो अगर आप x जीरो डालेंगे ना, x जीरो डालने में आपके पास ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो b आ जाएगा। अच्छा, फिर आप कंपेयरिंग का भी कुछ टच लेना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से बी एक्स स्क्वायर, यहाँ से सी एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर मतलब बी प्लस सी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो, तो बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी आ चुका होगा तो सी आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कैन वर्क वेरी इफेक्टिवली ओवर हियर, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कंपेयरिंग। बट अगर आप प्योरली सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं तब एक्स जीरो के अलावा कोई और वैल्यू नजर ही नहीं आ रही जो सबको जीरो कर रही है, तो अब आप एक्स वन डाल लें, एक दफा एक्स टू डाल लें, तो दो इक्वेशंस बनेंगे, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट्स तो आ चुके हैं, ए आ चुका होगा और बी आ चुका होगा। तो अब कोई एक्स की दो दफा वैल्यूज डालेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगे, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके दोनों कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, दो पहले आ चुके हैं, दो साइमल्टेनियस से आ जाएंगे, चारों आ जाएंगे। तो फुली अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो भी सही है, कंपेयरिंग करके सब्स्टिट्यूशन और कंपेयरिंग साथ लेके चलते हैं वो भी सही है। विच एवर वे इज कन्वीनियंट फॉर यू, नो इश्यूज। स्क्रीनशॉट ले लें, लिख दें, बता दें, क्लियर एंड डन, समझ में आ गया है। ये आखिरी केस इम्प्रॉपर का, पार्शियल फ्रैक्शंस की नॉलेज मुकम्मल हो गई। पार्शियल फ्रैक्शंस की पार्टिसिपेंट्स की सवालात इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे। आपने तमाम सवालात के पार्ट वंस करने, पार्ट वन ऑफ एवरी क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट वन हो जाएंगे, पार्ट टू पार्शियल प्लस बाइनोमियल इंशाल्लाह अगली क्लास का एजेंडा बनाऊंगा। अभी के लिए बता दें, इज इट क्लियर एंड डन, हैव यू रिटन एज वेल एंड इज इट क्लियर एज वेल? सबकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए क्लियर एंड डन की। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह पार्शियल फ्रैक्शंस की एक्सप्लेनेशन हमने मुकम्मल कर ली। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के बाद जो सब्सिक्वेंट पार्ट बाइनोमियल वाला है वो भी करेंगे अगली क्लास में। बाइनोमियल के सवालात आपको दिए हुए हैं, वो भी आप खत्म करिए। पार्शियल के पार्ट वन, जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन सवालात है सबके पार्ट वन करते रहे इंशाल्लाह। तो बहुत सारा काम है आपके पास करने के लिए, रेगुलर काम करें, मोटिवेशन के साथ काम करें। कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन, कहीं कोई मुश्किल हुई, कहीं डिफिकल्टी हुई तो इंशाल्लाह हेल्प यू आउट इन द नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।